Hi everyone, welcome to today's lecture. So today we are going to start the very interesting topic of ancient history. देखिए मेरे लिए तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है इधर से जो भी आपका फेज शुरू होता है, बिकॉज राजा महाराजा का टाइम पीरियड होता है इधर इस फेज के बाद। तो मेरे को काफी अच्छा लगता है राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ने में, उनके किस टाइप के महल हुआ करते थे, उनका आर्किटेक्चर किस तरीके से हुआ करता था। आज भी आप मूवी देखते होंगे तो उस टाइम पे लोग जिस तरीके से रहा करते थे, उनकी जो पोशाक हुआ करती थी, ठीक है। तो कितना अच्छा लगता है उन सब चीजों को देखना, ठीक है। और मूवीज भी आजकल इस टाइम पे हम देखेंगे वो इसी फेस के ऊपर ज्यादा बन रही है। तो मेरे को तो काफी अच्छा लगता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अब से जो आपका लेक्चर शुरू हो रहा है, आप इसको एज ए स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ने की ज्यादा कोशिश करिए, बिकॉज स्टोरी फॉर्मेट में आप पढ़ेंगे ना तो चीजें आपको क्या रहेंगी, ज्यादा समय तक रिमेंबर रहेंगी। बिकॉज डेट्स वगैरह जो हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जाम के लिए ऑब्वियसली जरूरी होती है, बट आज के टाइम पे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी दे आर नॉट कंसर्निंग अबाउट द डेट्स, ठीक है। वो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, एक स्टोरी अगर पता हो ना अच्छे से सीरियल वाइज ऑर्डर के अंदर, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। और लेकिन वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो उधर ऑब्वियसली आपको डेट्स फैक्ट चाहिए। तो फैक्ट तो एक ऐसी चीज है जो अभी तो आप याद कर लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल भी जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा दोनों चीजें, आप स्टोरी की फॉर्म में अभी समझिए, ठीक है, चीजों को मेमोराइज कीजिए, और धीरे धीरे जब आप रिवीजन करते रहेंगे तो ऑब्वियसली चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। सो लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द महाजनपद, और इन द महाजनपद वी हैव सीन इन द लास्ट 6th सेंचुरी बीसी के अंदर जो 4 मोस्ट पावरफुल किंगडम्स थे जिन्होंने एट लास्ट सर्वाइव करा था, वो थे वत्स, कौशल, अवंती एंड मगध। बट इनमें से आई हैव टोल्ड यू कि मगध एक ऐसा एम्पायर था जो कि लास्ट में मोस्ट पावरफुल घोषित हुआ और सबसे बड़ा, या इसका राइज हुआ। धीरे धीरे इन सबके नामो निशान मिट गए थे, ठीक है। तो राइज किसका हुआ था? मगध का हुआ था। क्यों? ऐसी कोई खास बात तो होगी ना मगध के अंदर, क्यों मगध ही राइज हुआ, अवंती क्यों नहीं हुआ, कौशल क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो मगध के पीछे लड़ाइयां ही हुआ करती थी मगध पे कंट्रोल करने के लिए। क्यों हुआ करता था? बिकॉज इट हैज अ ज्योग्राफिकल एडवांटेज। मैंने आपको मैप के अंदर मगध कराया था ना, तो आप देखेंगे ये बिहार साइड पे आप देखेंगे इसको। तो सबसे पहला इसका ज्योग्राफिकल एडवांटेज जो था, ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस जो थे कि इसकी लोकेशन इतनी प्राइम थी, ठीक है। नियर द रिवर था, नियर द रिवर होगा तो किस लिए काम आएगा? फॉर द ट्रेडिंग। उस टाइम पे वी हैव सीन द ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन इज इमर्जिंग, ठीक है। उस टाइम पे ट्रेडिंग जो प्रोफेशन है वो इमर्ज होने लग गया था। तो उसके लिए इंडिया हैज अ बेनिफिट, ठीक है, ऑफ इट्स लोकेशन, कि इसकी लोकेशन एक ऐसी है जो हर कंट्री से सी रूट के थ्रू कनेक्ट हो जाती है। हम सी के थ्रू, ओशन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला एडवांटेज ये हो गया। फिर रिवर के पास है तो ऑब्वियसली फर्टाइल प्लेन्स होंगे, रिवर के पास है तो फर्टाइल प्लेन्स भी होंगे, ठीक है, फर्टाइल सॉइल होगी, जिससे क्या होगा, जिससे पीपल गेट अ हेल्प इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो अ प्रोफेशन वी हैव सीन इन द ऋग वैदिक लेटर वैदिक पीरियड, कि धीरे धीरे आपको इमरजेंस होने लग गया था अलग अलग टाइप के प्रोफेशंस का। तो fertile river plains help the people in the agriculture production, ठीक है। तो ये था। देन सेकंड थिंग, थर्ड थिंग वी हैव सीन कि जो बिहार साइड का रीजन था, दे हैव द गुड, दे हैव द, दे आर रिच इन आयरन मिनरल, ठीक है। जो एरिया था वो क्या था? रिच इन आयरन मिनरल, यानी आयरन की काफी ज्यादा वहां पे अवेलेबिलिटी थी। अब उस टाइम पे हमने देखा था कि जो हम अपने टूल्स बनाया करते थे, अब आयरन का इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस हो चुका था। इस टाइम पीरियड के अंदर आयरन यूज होने लग गया था। तो इस रीजन का ये बेनिफिट था मगध रीजन का, कि यहाँ पे आयरन रिच डिपॉजिट काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल था। तो जिस पे कंट्रोल करने के लिए हर एक रीजन लड़ता था, ठीक है। ये इतने ज्यादा मेन फैक्टर्स है कि हर कोई ऑब्वियसली इनको देखेगा। देन नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द prime location they have a good availability of the forest, because we have seen the carpentry as a profession has also emerged at that time in the Rig Vedic later Vedic period. Carpentry was also a profession, and for that they need the availability of the wood, or forest
की मदद से वो क्या करते थे, उनको वुड्स की अवेलेबिलिटी काफी आसानी से हुआ करती थी, उन्हें एलिफेंट्स मिल जाया करते थे इस रीजन में, जिससे वो ट्रेड कर सके, जिससे वो हेल्प ले सके, सामान इधर से उधर ले जाया जा सके। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच द मगध एज एन एम्पायर वॉज इमर्ज्ड, द राइज ऑफ द मगध स्टार्टेड। ठीक है, देन गो टू द मेन पॉइंट ऑफ द राइज ऑफ द मगध, जहां से आपका क्या कह सकते हैं कि आपके डायनेस्टीज जो हैं वो आने लग गई थी। तो फर्स्ट डायनेस्टी विच रूल्ड इन इंडिया वॉज दी हर्यंका डायनेस्टी, वॉज दी हर्यंका डायनेस्टी। देन आफ्टर हर्यंका डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल्ड? शिशुनाग डायनेस्टी। डायनेस्टीज का अगर मैं टाइम पीरियड देखूं, so time period I have also written over here that 544 BC to 412 BC Haryanka dynasty ruled, and in the Haryanka dynasty Bimbisara ruled, and then Bimbisara was followed by the Ajatashatru who was the son of the Bimbisara. Then Udayan was the last powerful ruler। इसमें ये तो नहीं कहेंगे कि यही लास्ट रूलर था, यही लास्ट पावरफुल रूलर था। इसके बाद बहुत ही 2-3 रूलर आए होंगे जो कि इतने पावरफुल नहीं थे। तो इसके बाद जिस डायनेस्टी ने रूल करा था वो था शिशुनाग डायनेस्टी। एज आई हैव टोल्ड यू दैट अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसारा, हाउ ही रूल्ड? ही किल्ड हिज फादर। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर and then took the throne of his father, and the same thing happened with the Ajatashatru. Then Udayan was the son of Ajatashatru, he killed his father, he killed Ajatashatru and then ruled। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका रूल हुआ करता था। आप मूवीज भी देखा होगा, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसके अंदर भी आई थिंक जो रणवीर सिंह है उसके अंदर, जिसने एज अ दमाद रोल करा है, ठीक है, उसने अपने फादर इन लॉ को ही शायद मारा था जितना मेरे को याद है, तो फिर उसने रूल करा था। देन द नेक्स्ट वॉज द शिशुनाग डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 412 BC टू 344 BC, 412 BC टू 344 BC। इसके अंदर जो फाउंडर थे वो आपके शिशुपाल थे, एंड देन शिशुपाल वॉज फॉलोड बाय काल अशोक। काल अशोक को काकवर्णा के नाम से भी जाना जाता है, काल अशोक को काकवर्णा। अभी मैं आपको ये सारी चीजें शो करूंगा, आप उधर से नोट डाउन कर सकते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, आपको काफी चीजें समझने में और चीजें रिवाइज करने में काफी आसानी होगी। देन नेक्स्ट वॉज द नंदा डायनेस्टी। देन नंदा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द महापद्मनंदा। नंदा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द महापद्मनंदा, and Mahapadmananda was followed by his son Dhananand. Mahapadmananda was followed by his son that is Dhananand, और महापद्मनंद को नवनंद भी कहा जाता है। अभी सारी चीजें आपको आगे पता चलेंगी। देन लास्ट वन इज द मौर्यन डायनेस्टी। देखिए इसके बाद अभी एंड नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन लास्ट जो थी इसके अंदर वो आपकी मौर्यन डायनेस्टी आई थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अभी हम इतनी डायनेस्टीज के बारे में तो पढ़ेंगे, हर्यंका, शिशुनाग एंड नंदा डायनेस्टी। मौर्यन एम्पायर के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम शुरू करेंगे, क्योंकि बिफोर दैट, बिफोर द मौर्यन एम्पायर, आपको राइज ऑफ रिलीजियस रिवॉल्यूशन नंदा डायनेस्टी के बाद शुरू हो चुका था कहीं ना कहीं। तो इसके बाद आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म पीरियड भी आया था, तो पहले हम उन्हें कवर करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द, यू कैन से, द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड है आपका 322 BC टू 185 BC। तो अगर फाउंडर की बात करें, देन चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, देन ही वाज फॉलोड बाय बिंदुसारा, एंड देन बिंदुसारा वाज फॉलोड बाय अशोक। So this is the mind map of to remember the dynasty, that which dynasty ruled after the other. So now let us start with the हर्यंका डायनेस्टी। आपको माइंड मैप देख के ना काफी ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। इसके बाद इस टॉपिक को एंड करने से पहले हम अलेक्जेंड्रा का इन्वेजन भी देखेंगे, क्योंकि उसने इसी टाइम पीरियड में इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था, तो उसको हम लास्ट टॉपिक पे देखेंगे, ठीक है। देन प्रोसीड टुवर्ड द हर्यंका डायनेस्टी। दिस इज द फर्स्ट डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड था आपका 544 BC टू 412 BC। So first ruler who founded the Haryanka dynasty
was the बिम्बिसारा। बिम्बिसारा was the founder of the हर्यंका डायनेस्टी। अगर बिम्बिसारा की बात करूं मैं तो बिम्बिसारा का जो टाइम पीरियड है वो 544 बीसी टू 492 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड है। ही बिलीव्स इन बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ही बिलीव्स इन बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये दोनों ही जो रिलीजन है उनको मानता था, दोनों का ही फॉलोअर था, क्योंकि मैंने आपको कहा ना इस टाइम पीरियड पे आते आते आपका जो रिलीजियस रेवोल्यूशन है या राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट है वो आपका आ चुका था। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बिफोर द बुद्धिज्म हम देखेंगे। सो बिम्बिसारा वॉज द फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसको क्षेत्रजोश, बिम्बिसारा वॉज ऑल्सो नोन एज द क्षेत्रजोश और श्रेनिक। ठीक है, जो श्रेनिक है जैन लिटरेचर, अगर आप जैन लिटरेचर देखेंगे तो वहां पे जो बिम्बिसारा को नाम दिया गया है वो श्रेनिक दिया गया है। ठीक है, ये आपके वन वर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैंने जहाँ पे लिख दिया है कि क्षेत्रजोश या श्रेनिक किसे कहा गया है, वो है बिम्बिसारा। बिकॉज आप हर एक राजा के बारे में आप देखेंगे ना तो उधर आप कहीं ना कहीं उनके टाइटल्स आप देखेंगे, हर राजा को कुछ ना कुछ टाइटल जरूर मिला था। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ बताते रहूंगा तो आप वहां पे लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ी इनकी स्टोरी की बात करें कि ये किस तरीके के राजा थे, तो ये क्या है, ये 3 पॉलिसी को फॉलो करते थे। इनकी 3 पॉलिसी मेजरली हमने देखा, ये 3 पॉलिसी को परस्यू करा हुआ था इन्होंने। पहला था मैट्रिमोनियल अलायंस। पहला था मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस मीन्स कि दूसरे प्रजा या दूसरे शहर की रानी से विवाह करके फिर उसके आप कह सकते हैं एज अ डाउरी के अंदर कुछ चीजें खरीद लेना, या किसी स्ट्रांग रूलर है तो उसकी बेटी से शादी कर ली, फिर उसके साथ मिलके छोटे छोटे जितने भी आपके डायनेस्टीज हैं या छोटे छोटे जितने भी रूलर हैं उन पे फिर विजय प्राप्त कर लेना या उनको कॉन्क्वेस्ट कर लेना। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब जितने भी स्ट्रांग रूलर हुआ करते थे ना तो उनसे, उनकी बेटियों से या उनकी प्रजा में किसी से वो शादी कर लिया करता था। शादी करने के बाद क्या होता था, वो समधी बन जाते थे। समधी बन जाते थे तो आपका क्या और हमारा क्या। ठीक है, फिर तो यही बात होती है तो इसमें क्या होता है कि जब वो रिलेशन में आ जाते थे तब वो क्या करते थे कि जो भी छोटे छोटे डायनेस्टीज हुआ करते थे ना, अब उनकी आर्मी एक्सपैंड हो जाया करती थी, तो उससे वो क्या करते थे, उससे वो छोटे छोटे डायनेस्टीज पे विन कर लिया करते थे, उनसे लड़ाइयां करके उनको हराकर उनके डायनेस्टीज अपने कब्जे में कर लिया करते थे। तो दूसरी पॉलिसी इनकी क्या होगी, कनकेस्ट ऑफ वीक रूलर्स। कनकेस्ट ऑफ वीक रूलर्स। तो अगर मैं बात करूं इस पॉलिसी का फॉलो करके एक मैट्रिमोनियल अलायंस पे उन्हें काशी एज अ डाउरी तो मिल ही गया था। काशी एज अ डाउरी तो उन्हें मिल ही गया था। और पहली जो मैंने आपको बताई थी फ्रेंडशिप विद द स्ट्रांग रूलर्स, तो ये आप 3 लिख सकते हैं कि स्ट्रांग रूलर के साथ फ्रेंडशिप कर लेना। ठीक है, या अगर उनकी बेटी वगैरह है तो उनसे शादी करके मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना लेना। और एज अ आप बोल सकते हैं जब अलायंस हो जाता है तो एज अ डाउरी सिस्टम आपका स्टार्ट हो चुका था, तो लड़की वालों की तरफ से ऑलरेडी राजा को एक ना एक डायनेस्टी मिल जाया करती थी रूल करने के लिए। तो जैसे कि इन्हें काशी मिली थी, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे मिली थी। और फिर इन अगर दोस्ती हो गई स्ट्रांग रूलर के साथ मिलके तो क्या करते थे, जो वीक रूलर्स हैं उनके ऊपर कंकेस्ट किया करते थे, यानी उनसे वॉर करके उन्हें हरा दिया करते थे। बिकॉज अलायंस होने के बाद क्या होता है, आपकी आर्मी एक्सपेंड हो जाती है। ही मैरिड टू 3 वाइफ्स। ही हैज 3 वाइफ्स। पहली अगर बात करें तो फर्स्ट वन वॉज दी कौशल देवी। फर्स्ट वन वॉज दी कौशल देवी। हु वॉज कौशल देवी? कौशल देवी वॉज द सिस्टर ऑफ प्रसेनजित। कौशल देवी वॉज अ सिस्टर ऑफ प्रसेनजित राजा। ठीक है, आपको अब देखिए राजा तो बहुत सारे थे, लेकिन जो मेन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है तो हम उन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो कौशल देवी वॉज अ सिस्टर ऑफ द प्रसेनजित, और इन्होंने ही जो काशी है ना, इन्होंने ही काशी को एज अ डॉरी इन्हें दिया था। तो अगर मैं बोलूं किन से आया था तो कौशल देवी। कौशल देवी जो सिस्टर थी राजा प्रसेनजित, सॉरी जो कि सिस्टर थी राजा प्रसेनजित की, इन्होंने काशी एज अ डोरी इनको दिया था। देन अगर सेकंड वाइफ की बात करें तो सेकंड वाइफ वाज दी छेलेना। छेलेना वाज
Chelena was the लिच्छवी प्रिंसेस, Chelena was the लिच्छवी प्रिंसेस। आप ये याद रख सकते हैं दैट कौन लिच्छवी प्रिंसेस थी, तो वो थी आपकी छेलेना, वो थी आपकी छेलेना वॉज द लिच्छवी प्रिंसेस, ठीक है, लिच्छवी एम्पायर की प्रिंसेस थी। एंड थर्ड वन वॉज द खेमा। मैनी टाइम्स यू हैव सीन द नेम जीवक, दैट हु वॉज द जीवक। सो एट द टाइम ऑफ द बिम्बिसारा, इन द किंगडम ऑफ बिम्बिसारा देयर वाज अ जीवक हु वाज द रॉयल फिजिशियन। एक रॉयल फिजिशियन हुआ करता था, या आप बोल सकते हैं एज अ डॉक्टर हुआ करता था बिम्बिसारा के डायनेस्टी के अंदर, जिसका नाम था जीवक। सो बोला जाता है कि इनिशियली जो बिम्बिसारा है उसके उसके उनके जो रिलेशन थे अवंती किंग प्रद्योत के साथ, वो अच्छे नहीं थे, लेकिन आफ्टर टाइम उनसे उनकी दोस्ती हो गई थी, इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। एंड व्हेन जब अवंती किंग के राजा प्रद्योत को जॉन्डिस हुआ, जब इनकी तबीयत खराब हुई, सो ही सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक टू ट्रीट हिम। सो इसलिए जीवक का नाम आपको एज अ रॉयल फिजिशियन हिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वो किसके एम्पायर के अंदर थे, किसकी डायनेस्टी के अंदर थे, तो वो हर्यंका डायनेस्टी एट द टाइम ऑफ द रूल ऑफ द बिम्बिसारा। देन बात करते हैं इन्हीं के बेटे अजात शत्रु हु किल्ड हिज फादर। अब इनका कत्ल इनके बेटे ने ही कर दिया था, जो कि थे अजात शत्रु। तो प्रोसीड टुवर्ड द अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था वो लिच्छवी प्रिंसेस का सन था, और हु वाज द लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी प्रिंसेस वाज द छेलेना। तो आपसे पूछा जा सकता है मदर ऑफ द अजात शत्रु वाज द छेलेना। So he was the son of the Lichvi princes and he pursued the policy of aggressive policy of expansion। इन्होंने कौन सी पॉलिसी को परस्यू करा था, एग्रेसिव पॉलिसी, यानी लड़ाई झगड़े की पॉलिसी को इन्होंने एडॉप्ट करा था, जिसके थ्रू ये क्या किया करते थे, कन्क्वेस्ट किया करते थे छोटी छोटी डायनेस्टीज के ऊपर, और या आप बोल सकते हैं एरियाज के अंदर वॉर किया करते थे और फिर उन्हें कैप्चर किया करते थे। तो अब देखा जाए तो कौशल देवी वॉज हिज मदर, है ना। अगर वो छेलेना का पुत्र है तो कौशल देवी का भी तो पुत्र ही होगा, ठीक है। बेशक उन्होंने जन्म नहीं दिया, लेकिन थी तो उनके फादर की वाइफ। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने तब भी कौशल से युद्ध किया, कौशल स्टेट से या कौशल किंगडम से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। काफी मार धाड़ हुई उस टाइम पे, ठीक है। तो इन्होंने कौशल पे विजय प्राप्त करी। तो इस एग्रेसिव पॉलिसी के थ्रू हम बोल सकते हैं इन्होंने दो स्टेट जो काफी फेमस हुए थे एट दैट टाइम, जहां पे लड़ाइयां काफी हुई थी, और जो इन्होंने प्राप्त करे थे वो थे कौशल एंड वज्जी। अब बोला जाता है कि जो कौशल देवी है उन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद ही उनकी भी डेथ हो गई थी। कैसे हुई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। या आप बोल सकते हैं एक रीजन ये भी था कि उन्हीं के पुत्र ने उन्हीं के राज्य पे हमला करा था, इसकी वजह से। वॉर के अंदर जब व्हेन ही वाज इन अ वॉर ही यूज द टू वेपन्स। दो वेपन्स काफी फेमस हैं इनके, वो कौन से, रथमुशाला एंड महाशीलकंटक। सो द टू वेपन्स विच वाज यूज्ड बाय द अजात शत्रु काफी फेमस है, वो थे आपके रथमुशाला एंड महाशीलकंटक। ये आप टाइम पीरियड देख सकते हैं 492 बीसी से 460 बीसी तक का है। अगर मैं बात करूं, हर राजा की अपनी एक कैपिटल हुआ करती थी। सो अजात शत्रु फोर्टिफाइड इस कैपिटल, इसने अपनी कैपिटल बनाई थी जो कि थी राजगृह। तो फर्स्ट कैपिटल किसने रखी थी, अजात शत्रु ने रखी थी, एंड इट वाज दी राजगृह, जहां पे आप बोल सकते हैं कैपिटल के अंदर राजा ही रहा करता था मोस्टली। तो अजात शत्रु की कैपिटल थी राजगृह। और जब हम बुद्धिज्म देखेंगे तो अजात शत्रु वाज द फर्स्ट वन हु कंडक्ट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। आई मैं आपको बुद्धिज्म के टाइम पे भी पढ़ाऊंगा दैट अजात शत्रु वाज द फर्स्ट वन हु कंडक्टेड द बुद्धिस्ट काउंसिल। एंड the way he killed his father, then the same thing happened to him, that Udayan, who was the son of the Ajatashatru, he also killed his father. So Udayan killed his father Ajatashatru and captured and made the capital पाटलिपुत्र। उसने पाटलिपुत्र कैपिटल इस्टेब्लिश करी थी, या आप बोल सकते हैं फोर्टिफाइड करी थी। तो पाटलिपुत्र कैपिटल काफी ज्यादा राजाओं की थी। तो पाटलिपुत्र कैपिटल फर्स्ट राजा जिन्होंने बनाई थी वो थे आपके उदयन, जिनका टाइम पीरियड था 460 बीसी से 445
बीसी तक। और पाटलिपुत्र कैपिटल आप बोल सकते हैं कौन सी रिवर के पास थी, तो इट वाज ऑन द बैंक ऑफ द टू रिवर्स, और वो दो रिवर थी आपकी गंगा एंड सन रिवर। ठीक है, नाउ ही वॉज द लास्ट, वी विल से और वी कैन से दैट ही वॉज द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, बिकॉज आफ्टर दैट हिज सक्सेसर्स, उसके बाद जितने भी रूलर्स आए वो काफी वीक रूलर थे, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक वो ना रूल कर पाए। ठीक है, तो इसलिए अब जो डायनेस्टी का रूल आया था वो था आपका शिशुनाग डायनेस्टी। बिकॉज वीक रूलर्स आए, वो रूल नहीं कर पाए, तो उन्हें कैप्चर कर लिया गया, किनके द्वारा? शिशुनाग या शिशुपाल द्वारा, जिसने स्टैब्लिश करी थी शिशुनाग डायनेस्टी। एंड शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड है आपका 412 बीसी टू 344 बीसी, शिशुनाग डायनेस्टी। So, and the Shishunag dynasty, we can say that he destroyed the power of Avanti and Vats। ठीक है, अवंती और वत्स आपके क्या थे, 6th सेंचुरी बीसी के अंदर सरवाइव करने वाले आपके जो लास्ट 4 महाजनपद थे, तो वो यही थे। तो शिशुपाल ने क्या करा था, इसने डिस्ट्रॉय कर दिए थे अवंती और वत्स राजा की पावर को। इनके रूल के टाइम पे जो अवध है वो मालवा से बंगाल तक एक्सटेंड हो चुका था, अब साइज बढ़ गया था। ठीक है, मैंने आपको दिखाया ना मगध का राइज इसी तरीके से हो रहा है, धीरे धीरे जो है यहाँ पे राजा आते गए, वो आसपास की कंट्रीज को और आसपास की स्टेट्स को कैप्चर करते गए। तो इस तरीके से इसका साइज बड़ा होता गया, इस तरीके से इसका एक्सटेंशन होता गया। इन्होंने जो कैपिटल है, इन्होंने पाटलिपुत्र से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। एंड ही मेड द टू कैपिटल, देन फर्स्ट वन वॉज द वैशाली वॉज द कैपिटल एंड सेकेंड वन वॉज द वज्जी कैपिटल। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, जो आपने महाजनपद करा है उसके अंदर मैंने आपको मैप के अंदर ही आपको जितने महाजनपद हैं उनके जो भी कैपिटल्स हैं वो आपको साथ साथ लिखवा दिए हैं। तो आप देखिए उधर जाके वज्जी और वैशाली किसकी कैपिटल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और पाटलिपुत्र भी किसकी कैपिटल है वो भी नीचे बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में कुछ बताते हैं या कुछ रिस्पॉन्स करते हैं या लाइक भी करते हैं वीडियो को, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने में। ठीक है, so he made the two capital, that Vaishali and Vajji. Then you can remember him as he was the first ruler who made the two capital, that is Shishupal. Time period was the 412 to 394 BC. Then move on to the second king, that who was the Kalashok. अब इनके बीच में आए होंगे छोटे मोटे रूलर्स, लेकिन मेजरली जिसे देखा जाता है वो है कालअशोक। कालअशोक को काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काक मीन्स क्रो। तो एक्चुअली क्या था ना, इन राजा को जो रंग था वो काफी डार्क था, स्किन कलर काफी डार्क था, तो इसलिए इन्हें काक वर्ण, काल अशोक भी कहा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है हम 394 बीसी से 366 बीसी के अंदर पढ़ते हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट वन जिनको काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी कैपिटल अगेन पाटलिपुत्र पे शिफ्ट कर ली थी। तो शिशुपाल एक बीच में एलिमेंट एक ऐसा आया था जिसने पाटलिपुत्र से शिफ्ट करा था, एंड अगेन कालअशोक ने पाटलिपुत्र को वापस अपनी कैपिटल बना ली थी। देन ही कंडक्टेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल विच वाज हेल्ड इन वैशाली। तो फर्स्ट अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो वो अजात शत्रु ने करी थी, जो कि था आपका हरियंका डायनेस्टी से। देन सेकंड वन वाज द कालअशोक हु कंडक्ट द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली, who was the ruler of the शिशुनाग डायनेस्टी। सो आई होप सो आपको इधर तक तो काफी कुछ चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द नंदा डायनेस्टी। सो इन द नंदा डायनेस्टी द फर्स्ट रूलर वाज द महापद्मनंदा। अब आप जैसे वैसे तो अगर आपको स्टोरी वाइज सीरियल वाइज अगर राजा के नाम ही याद हो गए ना, फर्स्ट और लास्ट या थोड़े थोड़े, तो डायनेस्टीज अपने आप याद हो जाती है, क्योंकि उनके नाम में तो उनकी डायनेस्टी के नाम छुपे होते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनके सर नेम ही उनके डायनेस्टीज का नाम होता है। तो महापद्मनंदा वाज द फर्स्ट रूलर who found this dynasty and the time period was the 344 BC to 322 BC। ये पहला एक ऐसा पावरफुल राजा था कि अलेक्जेंडर के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे लास्ट में, मैं आपको वही बताऊंगा दैट हु वाज द अलेक्जेंडर, व्हाई ही वांट टू कम इन इंडिया। तो ये इतना मोस्ट पावरफुल रूलर था कि अलेक्जेंडर ने हिम्मत ही नहीं करी थी इनके टाइम पीरियड पे इंडिया में आने की, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, दैट ही वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर एज अलेक्जेंडर डिड नॉट केम इन इंडिया।
तो इतने पावरफुल होने की वजह से या ऐसा कुछ होने की वजह से इनको टाइटल दिया गया था। तो एक टाइटल आप बोल सकते हैं सर्वशत्रांग, सर्वशत्रांग एंड परशुराम was the title given to the महापद्मनंदा। एक रथ और एक क्षेत्र भी कहा जाता है इन्हें। इनके 8 सन्स थे, इसलिए महापद्मनंदा को नवनंदा भी कहा जाता है, क्योंकि 8 तो ऐसे ही हो गए, 9 इनको मिला के हो गए, और सब कौन है, सब नंदा ही तो है, तो इसलिए 9 हो गए। तो संस्कृत में 9 को नव कहा जाता है, तो इसलिए महापद्मनंदा को नवनंदा या इन सबको क्या कहा जाता था, नवनंदा भी कहा जाता था। देन आगे बात करें, सो नेक्स्ट रूलर या नेक्स्ट किंग who followed the Mahapadmananda was his son, that Dhananand. That is Dhananand. His oppressive way of tax collection. इसका एक तरीका हुआ करता था टैक्स कलेक्ट करने का, जैसे कि बोल सकते हैं हर एक चीज पे टैक्स लेने की आदत थी इसकी। कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कुछ खा रहा है तो उस पर भी टैक्स देना, कोई कुछ काम कर रहा है उस पर भी टैक्स देना, कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा है उस पर भी टैक्स देना। तो ठीक है, चाहे वो इसकी प्रजा के लोग हो चाहे वो दूसरी प्रजा के लोग हो, तो ये क्या है, ये इसका जो वे था, ठीक है, ऑप्रेसिव वे ऑफ टैक्स कलेक्शन मेड द पीपल एंग्री। ठीक है, मेड द पीपल एंग्री। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों में गुस्सा हो रहा, लोगों में गुस्सा भर रहा था। ठीक है, लोग इसको सहन नहीं कर पा रहे थे। सो इस चीज का एडवांटेज लिया किन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने, और इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा। ठीक है, और फिर क्या करा, इस धनानंद को युद्ध में हरा दिया, और इस तरीके से आपका मौर्यन एम्पायर एंटर हुआ था। तो धनानंद वैसे तो ठीक है रूल करता तो काफी लंबे समय तक करता, लेकिन जो इसका तरीका था टैक्स कलेक्शन का, उसने क्या करा, लोगों को भड़का दिया था अंदर से। ठीक है, अंदर आग बबूला हो रहे थे। अब अगर प्रजा खुश नहीं है, ठीक है, राजा तो अपने महल में बैठा है, तो दूसरा बंदा ऑब्वियसली आके एडवांटेज तो लेगा। तो इसका एडवांटेज चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य ने लिया और इसके खिलाफ मूवमेंट इनिशिएट करा और इसको युद्ध में हरा दिया। और उसके बाद आपका आया था मौर्यन एम्पायर, जो कि हम एक दो लेक्चर के बाद, इसके बाद आई थिंक सो फर्स्ट वी विल कवर द बुद्धिज्म एंड देन जैनिज्म एंड देन प्रोसीड टुवर्ड द मौर्यन एम्पायर। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लेक्चर, बिकॉज अभी हमें पढ़ना है अलेक्जेंडर का इन्वेजन। तो अलेक्जेंडर का अगर टाइम पीरियड बोला जाता है तो वो है आपका 327 बीसी से 325 बीसी तक। ऐसा बोला जाता है कि एक स्टोरी के अंदर ही मैं आपको समझाता हूं कि आफ्टर 2 सेंचुरीज ऑफ द पर्शियन इन्वेजन, ठीक है, पर्शियन इन्वेजन के 2 सेंचुरी बाद अलेक्जेंडर फ्रॉम मैकेडोनिया कम टू इंडिया। पर्शियन इन्वेजन के बाद, पर्शियन इन्वेजन के 2 सेंचुरीज बाद अलेक्जेंडर मैकेडोनिया से इंडिया में आया था। ठीक है, उस टाइम पे व्हेन ही इन्वेडेड देयर वाज अ स्मॉल किंगडम इन इंडिया इन द नॉर्थ एंड वेस्ट साइड। अब हमें पता है कि जो अलेक्जेंडर आया था वो आपका वेस्ट साइड ही तो आया था, पाकिस्तान की साइड से ऐसे इंडस रिवर क्रॉस करते हुए आया था आपका। ठीक है, इस तरीके से इंडिया में एंटर हुआ था। तो नॉर्थ वेस्ट साइड पे उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, स्मॉल किंगडम हुआ करते थे, और हम बोल सकते हैं उस टाइम पे आपका यूनिटी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, he took the advantage of the disunited kingdom। अब अगर छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे ना, सभी राजा आपस में लड़ा करते थे, उसने इस चीज का फायदा उठाया। ठीक है, उसने इस चीज का फायदा उठाया और अपने एनिमी से लड़ाइयां करता था। ठीक है, और चीजें चुराता था, या बोल सकते हैं कि चीजें लिया करता था। अब एज अ ट्रिब्यूट बोल लीजिए, या राजा को हरा दिया तो जो भी उससे मांगा जाए वो दिया करता था। अगर मैं रीजन बोलूं कि क्यों ये इंडिया में आया करता था, तो आपके ओल्ड ग्रीक ऑथर थे, दैट इज हेरोडोटस, जिनकी कुछ राइटिंग्स थी, और उन राइटिंग में इंडिया की वेल्थ के बारे में काफी ज्यादा प्रचलित, काफी ज्यादा लिखा हुआ था। ठीक है, तो हेरोडोटस द्वारा जो इंडिया वेल्थ का जो भी ग्लोरिफिकेशन किया था उन्होंने अपनी किताबों के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू, उसने क्या करा था, इसको अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट करा था। और दूसरा ज्योग्राफिकल एडवांटेज तो है ही हमारी इंडिया का, हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हर कोई यहाँ पे एंटर होना चाहता था। ठीक है, सो ज्योग्राफिकल एडवांटेज ऑफ द ईस्टर्न हिल्स हम बोल सकते हैं, इससे भी अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट करा था। लेकिन दिस वन इज द मोस्ट फेमस
और मोस्ट इंपॉर्टेंट की हेरोडोटस द्वारा लिखे गए जो भी इंडिया की वेल्थ की ग्लोरिफिकेशन थी, इट अट्रैक्टेड द अलेक्जेंडर। ठीक है, देन ही क्रॉस द इंडस रिवर इन द 326 बीसी। 326 बीसी के अंदर अलेक्जेंडर ने इंडस रिवर को क्रॉस करा विद द हेल्प ऑफ द ब्रिज बोट्स। ठीक है, बोट्स के थ्रू ही वार्मली रिसीव्ड बाय द अंबी तक्षशिला रूलर। ठीक है, अंबी राजा द्वारा इनका स्वागत किया गया था, जो कि तक्षशिला के राजा थे। ठीक है, हो सकता है इनका भी छोटा किंगडम हो उस टाइम पे, ये कुछ लड़ाई वगैरह करना चाहते हो, और अलेक्जेंडर की भी आर्मी थी तो इन्होंने इनके साथ अलाय कर लिया था। तो कहा जाता है कि अंबी जो तक्षशिला के रूलर थे, उन्होंने इनका स्वागत करा था। तक्षशिला जो है वो आपकी किसकी कैपिटल है? तक्षशिला जो है वो आपकी गंधारा की कैपिटल है। ठीक है, जो कि आपका पाकिस्तान में महाजनपद है। अंबी द्वारा इनका स्वागत हुआ था। देन उधर से जब अंबी के साथ मिलके इन्होंने पोरस को सेंड करा था मैसेज कि वो खुद को सबमिट कर दे। ठीक है, खुद को सबमिट कर दे, किनको? अलेक्जेंडर को या अंबी को। ठीक है, इन राजा को अपना राज्य सौंप दे, लेकिन पोरस ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, और फिर जिससे क्या हुआ, जिससे बाद में युद्ध हुआ, विच लेटर टर्न्ड इनटू वॉर। और काफी फेमस बैटल है, आपको फर्स्ट बैटल आप याद रख सकते हैं जो कि स्टार्ट हुई थी, वो थी आपकी बैटल ऑफ हाइडास्पेस, जो कि झेलम रिवर के पास हुई थी, ऑन द बैंक ऑफ द झेलम रिवर। बैटल ऑफ हाइडास्पेस किसके बीच में? अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस हुआ था। अलेक्जेंडर इसके अंदर विन करा था और पोरस लूज हुए थे। लेकिन इसकी बहादुरी, लेकिन अलेक्जेंडर को जो पोरस की बहादुरी थी ना, जो करेज और ब्रेवरी थी इंडियन रूलर की, इंडियन प्रिंस की, इसने काफी इंप्रेस कर दिया था। अब जब युद्ध हुआ था तो अलेक्जेंडर की आर्मी भी काफी ज्यादा डर गई थी इंडियन आर्मी से। सो अब अलेक्जेंडर ऐसा बंदा था दैट ही वांट टू प्रोसीड टुवर्ड द ईस्टर्न हिल्स, ही वांट टू मूव टुवर्ड द ईस्ट विद हिज सोल्जर, और टुवर्ड द गंगा वैली ही वांट टू मूव। वो जाना चाहता था गंगा वैली की तरफ, वो और आगे तक जाना चाहता था, लेकिन इसकी आर्मी पीछे हट गई। इसकी आर्मी नहीं जा रही थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। किसको? अलेक्जेंडर को रिफ्यूज कर दिया था कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम और युद्ध नहीं कर सकते, हमारे ऑलरेडी काफी सिपाही मर चुके हैं। सो अलेक्जेंडर ने अपना रास्ता कुछ चुनिंदा लोगों के साथ, या बोल सकते हैं कुछ आर्मी के जो 2-3 लोग थे उनके साथ अपना सफर शुरू करा, इन्वेड करना शुरू किया। लेकिन रास्ते के अंदर ही जैसे ही वो बेबीलोन पहुंचे 323 बीसी में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, वो बीमार पड़ गए थे रास्ते में चलते चलते, बेबीलोन के अंदर आके उनकी डेथ हो गई थी। कब? इट वॉज द टाइम ऑफ द 323 बीसी। ठीक है, सो आई होप सो इधर तक आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? रिलीजियस रिवॉल्यूशन या राइज ऑफ द हेरोडोटस टेक्स्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।